Hello everyone. Today we are going to study about chemistry, chapter number 4, structure of atom. I am Pranjali Dhakras. So let's start. So can you recall? So first question is, what is the smallest unit of matter? So what is matter? The anything that occupies space in the universe, it is called as the matter. Okay, so what is the smallest unit of matter? It's an atom. ठीक है, सो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एटम. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन of an element and those of a compound. So only difference is that in a molecule of an element all the atoms are the same. मतलब क्या है इसका कि अगर हमने एक एलिमेंट लिया जैसे ऑक्सीजन लिया तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है इसमें. ठीक है, और अगर हमने कंपाउंड लिया से वाटर लिया H2O लिया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट है. जैसे हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, और जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके मॉलिक्यूल्स मतलब उसके एटम्स जो है वो सेम है. ठीक है, ये मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं उसके जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो इतना ही डिफरेंस होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड दोज ऑफ अ कंपाउंड? तो क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं. ओके, so next is, does an atom have any internal structure or is it a indivisible? So what is indivisible? Indivisible मतलब क्या है कि जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर तो है, जैसे न्यूक्लियस होता है एटम का, और फिर उसके न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं. इतना तो बेसिक आपको पता ही है. ठीक है, सो जब तक डाल्टन्स जी ने डाल्टन्स थ्योरी तक तो एटम जो होते थे वो इनडिविजिबल थे. लेकिन जब जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके बाद जो एटम है वो डिविजिबल होते हैं, ये प्रूव हो गया. सो एटम्स आर डिविजिबल. ओके, दे हैव स्ट्रक्चर और वो डिविजिबल होते हैं. नेक्स्ट इज, विच पार्टिकल वॉज आइडेंटिफाइड बाय द जे थॉमसन इन द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. सो जे थॉमसन ने CRT एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ एन एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रुदरफोर्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्डफॉइल. तो यहाँ पे उन्होंने प्रोटॉन्स जो है वो डिस्कवर किए थे. अभी ये दोनों जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही आगे, तो आपको समझ में आया क्या है. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है, एटम है. डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सो एटम को इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और वो डिविजिबल होते हैं. ठीक है, एंड जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन पार्टिकल डिस्कवर किए थे, और रुदरफोर्ड सर ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था. सो नेक्स्ट इज, हम लोग वन बाय वन आगे पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. So Dalton's atomic theory was able to explain the laws of chemical combination successfully. However, it failed to explain some properties of matter. मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि उन्होंने जो बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो है ऑर्बिट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कवर एक्सप्लेन नहीं कर पाए डाल्टन्स थ्योरी में. फॉर एग्जांपल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सब्सटेंसेस लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब विथ सिल्क और फर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी. वो जो है मतलब सब्सटेंस लाइक मतलब अगर ग्लास पे या फिर इबोनाइट जो है उसको अगर हमने सिल्क पे मतलब सिल्क का कपड़ा होता है अगर उस पे रब किया तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मतलब जो है वो चिपकता है उससे. तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसे क्यों हो रहा है. ठीक है, सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन लेट 19th and early 20th century set a blow to Dalton's atomic model of hard sphere.
three important subatomic particles, namely proton, electron and neutron, which are concerned to chemistry were discovered. तो मतलब जो तीन सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो केमिस्ट्री में डिस्कवर्ड हुए लेट 19th और अर्ली 20th में. ठीक है. सो दीज आर इम्पोर्टेंट. मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है. सो नेक्स्ट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. ठीक है. जैसे कि सन, और अगर हमने अर्थ लिया, तो अगर न्यूक्लियस हमने सन को लिया, तो जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती रहती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं. वो न्यूक्लियर के बाहर होते हैं. ठीक है. मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो जो भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, तो ये टेबल में दी गई है, तो ये सब आपको याद रखना है. ठीक है. सो हम लोग वन बाय वन देखते हैं एक एक प्रॉपर्टी उसका. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई नेगेटिव ऐसे निकालते हैं. उसका चार्ज इज -1.6022 इंटू 10⁻⁻19. सो ये जो है, ये एक चार्ज भी आपको याद रखना है. ठीक है. आपको एग्जाम्पल में ये यूज करना होगा, तो इसको याद रखना है आपको. देन नेक्स्ट इज रिलेटिव चार्ज -1. सिंबल फॉर चार्ज -e, मतलब निगेटिव ई. मास और केजी 9.10938 इंटू 10⁻31. ये इलेक्ट्रॉन का मास है. और मास पर यूनिट, ये मास पर केजी, ये मास पर यूनिट है. सो मास पर यूनिट इज 0.00054 और अप्रोक्सीमेट मास पर यूनिट इज 0 यूनिट. प्रोटॉन का सिंबल है P, न्यूट्रॉन का सिंबल है N, और एब्सोल्यूट चार्ज प्रोटॉन का है जो पॉजिटिव है 1.6022 इंटू 10⁻19. न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है. सिंपल. ठीक है. सो निगेटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है चार्ज सेम ही है, बस इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं. रिलेटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0. सिंबल क्या है, सिंबल फॉर चार्ज +e. ठीक है. सो मास पर केजी क्या है प्रोटॉन का 1.6726 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का है 1.67493 इंटू 10⁻27. ये दोनों का भी मास जो होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी आती है न्यूक्लियस में. सो इसलिए इनका मास जो होता है वो सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है. जैसे आप देखोगे यहाँ पे 1.6726 है इंटू 10⁻27 और इसका न्यूट्रॉन का है 1.67493 इंटू 10⁻27. और मास पर यूनिट क्या है, 1 ही है, मतलब 1.00727 और 1.00867, मतलब 1 यूनिट ही इनका मास है. तो न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम ही होता है. ठीक है. आपको ये चीज याद रखनी है. बस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अलग होता है. अगर न्यूक्लियस में से प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन निकाल देते तो वो जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है. तो एटम को स्टेबल रखने के लिए, मतलब वो स्टेबल होने के लिए भी उसका न्यूक्लियस भी स्टेबल होना चाहिए होता है. इसलिए वो स्टेबल न्यूक्लियस की वजह से उसमें, मतलब बेसिक उसका न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सेम मास की वजह से स्टेबल रहता है. ठीक है. सो आपको ये टेबल याद रखना है. इसमें बहुत सारे MCQs पूछे जा सकते हैं और आपको एग्जाम्पल में भी ये चार्जेस जो है वो याद रखने हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें क्या है, कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट दिया है. ठीक है. In the year 1897, J.J. Thomson investigated the cathode rays and found that the cathode rays are a stream of very small negatively charged particles which are 1837 times lighter than a hydrogen atom.
and are present in all atoms। मतलब क्या किया यहाँ पे जे थॉमसन ने ऐसे मतलब कैथोड रेज रेज जो है वो यहाँ से सोर्स से भेजवाया, तो उससे क्या हुआ, कैथोड से होकर वो एनोड से होकर डिफ्लेक्टिंग, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दिए, तो उससे क्या हुआ, जो ओरिजिनल पाथ है तो वो जो कैथोड रेज थे वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट पॉजिटिव प्लेट की वजह से उन्होंने अपना पाथ जो है वो चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको जैसे पता है कि निगेटिव की तरफ ही पॉजिटिव की तरफ ही निगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड। सो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्टिंग प्लेट की वजह से जो है वो जो पाथ था ओरिजिनल पाथ रेज का वो चेंज हो गया, दिख रहा है आपको, ये चेंज हो गया, इसका पाथ डिफ्लेक्टेड पाथ हो गया, ये यहाँ पे ऐसे कलेक्टिंग प्लेट जैसे आप समझ सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, तो उनको पता चला कि कुछ और ही मतलब मटेरियल या फिर कुछ और ही पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है और वो निगेटिवली चार्ज है। बिकॉज ऑफ, क्यों निगेटिवली चार्ज उन्होंने बोला, बिकॉज डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट था ये पॉजिटिवली चार्ज था, तो उसकी वजह से वो पाथ जो है डिफ्लेक्ट हुआ, ना कि निगेटिव की तरफ वो डिफ्लेक्ट हुआ था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो जो कैथोड रेज है उसमें कुछ है ऐसा पार्टिकल जो निगेटिवली चार्ज है, और उन्होंने क्या किया फिर लेटर दिस पार्टिकल्स आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया, ठीक है। सो जो पार्टिकल्स थे तो क्या थे, दीज आर दी स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और लाइटर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम लोग बेसिकली 1 लेते हैं हमेशा, आपको पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का वेट सबसे कम होने की वजह से हम लोग उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, और उससे भी बहुत कम उसका वेट था। मतलब कितना कम था, 1837 टाइम्स लाइटर था हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो कैथोड रेज जो है वो हर पार्टिकल में, हर एटम में प्रेजेंट होते हैं, ये उन्होंने डिस्कवर किया। मतलब एक तो उसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनको मतलब उन्होंने जो पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया। हम लोग फिर से पढ़ते क्या था, J.J. Thomson investigated the cathode rays and found that the cathode rays are stream of very small negatively charged particles which are 1837 times lighter than hydrogen atom and are present in all atom। ध्यान से देखिए, ये लिखा है all atoms में present है। सो मतलब 1 by 1 उन्होंने देखा कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन पार्टिकल्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। तो ये कैसे हुआ, मतलब कैथोड रेज उन्होंने यहाँ से मतलब कैथोड रेज का ये अगर समझो ये सोर्स था और ये कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोड है और एनोड है, ठीक है। तो उससे वो कैथोड रेज है वो यहाँ से जा मतलब पास हुए, और ये जो है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव प्लेट जो है उसकी तरफ वो जो कैथोड रेज है वो थोड़े से डिफ्लेक्टेड हुए। ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, उनका सीधा होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़े से डिफ्लेक्टेड हुए। कहाँ पे, जो पॉजिटिवली, ये जो पॉजिटिव डिफ्लेक्टिंग प्लेट है वहां पे डिफ्लेक्टेड हुए, इसलिए उनको निगेटिवली चार्ज है ऐसा उनको पता चला, ठीक है। और उन्होंने फाइंड आउट किया कि उसका जो वेट था वो बहुत कम था हाइड्रोजन एटम से, इसलिए उन्होंने, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर एक एटम में प्रेजेंट है, उनको ये पता चला, तो इसलिए उन्होंने इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है। सो आपको यहाँ तक समझ में आया कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, कि डिस्कवरी कैसी हुआ थी इलेक्ट्रॉन का। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो in the year 1911, Ernest Rutherford found in the experiment of scattering of alpha particles by thin gold foil that a few alpha particles bounce back। मतलब उन्होंने क्या किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं हम लोग, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स जैसे अल्फा गैमा एक्सरेज, अल्फा गैमा बीटा एक्सरेज, ऐसे जो रेज होते हैं वैसे अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल से उनको पास किया, स्कैटर्ड किया, तो उससे क्या पता चला कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बाउंस बैक हो, मतलब पीछे चले आए, ठीक है, बाउंस बैक हो गए। सो फ्रॉम दिस ही इन्फर्ड
द प्रेजेंस ऑफ मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इनसाइड द एटम, मतलब उनको पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा है कि जो मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स है वो बाउंस बैक हुए। ठीक है, हम लोग ये फिगर में अच्छे से मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हुआ, वो एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, अभी जस्ट रीड इट। सो नेक्स्ट इज फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, Rutherford found in 1919 that fast-moving alpha particles transmuted nitrogen into oxygen with simultaneous liberation of hydrogen। मतलब उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे उन्होंने नाइट्रोजन एटम लिया और उन्होंने अल्फा पार्टिकल से वो नाइट्रोजन एटम से पास किए, मतलब उसके साथ केमिकल रिएक्शन किया, तो उससे क्या हुआ, उनको जो है क्या मिला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला। अब ये कैसे, इनका जो अगर आप देखोगे एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल को उन्होंने ऐसे अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसम्यूटेड किए, तो उनको क्या, हर टाइम पे उनको हाइड्रोजन एटम जो है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन उनको मिला, हर एक एटम से मिला। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? यहाँ पे था कि उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसम्यूटेड नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन में जब उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसम्यूट की, मतलब पास आउट किए, तो उससे क्या उनको मिला, बाय प्रोडक्ट मिला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो उन्होंने वो सारे एटम्स के साथ ऐसे किया तो उनको हमेशा हाइड्रोजन ही मिला, तो इसलिए he further showed that the other elements could also be transmuted but hydrogen was always emitted, मतलब उनको हमेशा ही हाइड्रोजन मिला। मतलब कोई भी एटम लिया उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का जैसे उन्होंने बताया है, तो नाइट्रोजन में उन्हें हाइड्रोजन मिला, वैसे ही उनको और भी अलग अलग रिएक्शन उन्होंने किए सारे एटम्स के साथ, तो उनको हाइड्रोजन ही लिबरेशन में मिला। ठीक है, on this basis Rutherford proposed that the hydrogen nucleus must be contained inside nuclei of all the elements। so उनको क्या लगा कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है वो हर एक न्यूक्लिया, मतलब हर एक एलिमेंट के न्यूक्लिया में प्रेजेंट है, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन नाम दिया। क्या दिया उन्होंने, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन नाम दिया, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन का हम लोग हमेशा पॉजिटिवली चार्ज या फिर प्रोटॉन ही कहते हैं। ठीक है, हर एक एटम के साथ अल्फा पार्टिकल्स को रिएक्ट करने के बाद, मतलब पास करने के बाद, उनको हाइड्रोजन ही लिबरेशन में मिला। दैट्स वाई हाइड्रोजन को प्रोटॉन के नाम से उन्होंने रीनेम किया, बिकॉज इट्स दे थिंक कि उसके अंदर ऐसा कुछ है, मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियस हर एक एलिमेंट के एटम न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन को रीनेम किया एज अ प्रोटॉन। तो अभी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तो क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और ये है लीड प्लेट, ये गोल्ड फॉइल है यहाँ पे, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स के सोर्स से ये जो अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ये जो होल है उधर से लीड प्लेट से वो सारे एकजुट होके एक ही रेज में गए, एक ही रे में गए, और यहाँ पे जो है गोल्ड फॉइल है, तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, मतलब वो चले गए, और कुछ है यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये दो, वो बाउंस बैक हुए। ठीक है, जो ये बाउंस बैक हुए तो उनको ऐसे पता चला कि इसके अंदर ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से बाउंस बैक हुए। जैसे कि पता है आपको कि पॉजिटिव चार्ज पे निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, वैसे ही पॉजिटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास में आएंगे तो वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, मतलब वो अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, ना कि वो एक ही दिशा में आएंगे। ठीक है, मतलब अपोज करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, जैसे वैसे ही निगेटिव आएंगे तो क्या होंगे, वो अपोज करेंगे, एक दूसरे के से दूर जाएंगे। वैसे ही हुआ, अगर गोल्ड फॉइल में कुछ ऐसा प्रेजेंट था कि जिसकी वजह, मतलब उसके एटम में कि जो पॉजिटिव था अल्फा पार्टिकल जैसे, तो इसकी वजह से कुछ रेज है अल्फा पार्टिकल्स के, वो क्या हुए, बाउंस बैक हो गए। जैसे ये दो दिख रहे हैं आपको, तो ये बाउंस बैक हो गए, तो इसलिए उनको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज
So next is discovery of neutron. Existence of an electrically neutral and massive particle in the nucleus was predicted by Ernest Rutherford in 1920 to account for the disparity in atomic number and atomic mass of an element. तो मतलब रुदरफोर्ड ने क्या 1920s में एक कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और मैसिव पार्टिकल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ऐसा बोला था. In the year 1932, James Chadwick measured velocity of protons knocked out from paraffin by an unidentified radiation from beryllium. ठीक है, so फिगर में देखेंगे हम लोग. From that he determined the mass of the particles of the unidentified neutral radiation, which came out to be almost the same as that of a proton. He named these particles as neutron, which was predicted by Rutherford earlier. So 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन्स उन्होंने नॉक्ड आउट फ्रॉम पैराफिन बाय एन अनआइडेंटिफाइड रेडिएशन फ्रॉम बेरिलियम वो किया. मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. तो उन्होंने क्या किया, पोलोनियम सोर्स लिया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किया बेरिलियम पे. तो उसमें क्या हुआ, वहां से फिर जो भी पार्टिकल्स है वो मूव हुए प्रोटॉन के साथ, कुछ अनआइडेंटिफाइड न्यूट्रल रेडिएशन पास हुए. तो उन्होंने एक पैराफिन जो है वो वैक्स पे उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स है वो नॉकड आउट हुए हैं. उनका जो कुछ भी उनका चार्ज नहीं है, लेकिन उनका जो मास है वो प्रोटॉन के इतना ही है या फिर थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा है. तो उन्होंने उनको न्यूट्रॉन्स ऐसे नाम दिया. ठीक है, और जो न्यूट्रॉन से पहले ही रुदरफोर्ड जी ने बता दिए थे, मतलब पहले आइडेंटिफाई कर दिए थे. तो उनकी जो थ्योरी थी कि कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो न्यूट्रल है और मैसिव पार्टिकल्स है, वो थ्योरी उन्होंने प्रूव कर दी कि सच में with the proton same as mass of the proton there are some particles which are which are neutral मतलब क्या है, वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज पे रिएक्ट नहीं करते या फिर उन अट्रैक्ट नहीं होते हैं वैसे कुछ भी. तो मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उनको न्यूट्रल नाम दे दिया गया, जो कि प्रेजेंट होते हैं कोई भी एटम के न्यूक्लियस में विथ प्रोटॉन्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. तो ये बहुत जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर. सो दोनों भी आपको ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज केमिकली आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. दिस नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने हैं, उस नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं. ठीक है, मतलब प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है न्यूक्लियस में उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, इतना आपको याद रखना है. द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट. मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है. और एटॉमिक नंबर का जो सिंबल वो Z होता है. ठीक है, so atom being electrically neutral, it contains the same number of extra nuclear electrons in it as its atomic number. Therefore the total electronic charge on an atom is negative Ze. ठीक है, मतलब कैसे होता है कि जैसे न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसको स्टेबल करने के लिए कोई भी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए. बिकॉज न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, तो उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट रहते हैं ऑर्बिट में एटम के. ठीक है, जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रहते हैं. तो उनको वो भी मतलब उसको भी हम लोग एटॉमिक नंबर कंसिडर कर सकते हैं. और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो एटम पे वो -Ze होता है, जो कि प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है +Ze के. ठीक है, दस इन एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस is called the atomic number of an element. ठीक है,
So as can be seen from table, mass of an electron is negligible small compared to that of the न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमने पहले पढ़ा था. न्यूक्लियस मतलब जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, मतलब उसका कुछ मास ही नहीं, बहुत कम है कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियन. न्यूक्लियन से बहुत कम है, ये हम लोग टेबल में देखेंगे. ठीक है. So as a result, the mass of an atom can be considered to be concentrated in its nucleus. The approximate mass of an one proton or one neutron is 1 unit. Okay. So इलेक्ट्रॉन्स का जो है मास जो होता है वो निग्लिजिबल होता है. इसकी वजह से हम मतलब ये कंसिडर मतलब उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एटम का मास है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है. मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेट मास क्या है? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, दैट इज 1 यूनिट. देयरफॉर approximate atomic mass in Daltons is numerically equal to number of nucleons in the atom. So Dalton's theory के मुताबिक जो number of nucleons approximate atomic mass जो है वो number of nucleons है. यहाँ पे atomic mass यूज किया गया है वर्ड, नॉट अ एटॉमिक नंबर. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में बहुत डिफरेंस है. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के नंबर जो है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और एटॉमिक मास जो है वो किस पे डिपेंडेंट है वो हम लोग देख रहे हो, मतलब आगे पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन. ठीक है. सो डाल्टन्स के मुताबिक जो न्यूमेरिकली इक्वल है, जो न्यूक्लियस है, उसको ही एटॉमिक मास उन्होंने बोला. सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in the nucleus is designated by the symbol n, and the total number of protons and neutrons, that is nucleons, in an atom is called its atomic mass number. ठीक है. तो प्रोटॉन के नंबर को क्या सिंबल दिया था? Z, that is atomic number. ओके. ठीक है. एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर इज सेम, सो इसलिए प्रोटॉन नंबर का भी जो सिंबल होगा वो Z ही होगा. क्या होगा? Z ही होगा. ठीक है. So the number of neutrons in the nucleus is designated by the symbol n. Neutrons को symbol n दिया गया है. And the total number of protons and neutrons, that is nucleons, in an atom is called its atomic mass number. मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है. प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू मास नंबर. ठीक है. देयरफॉर ए, अगर एटॉमिक मास नंबर हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन. ठीक है. सो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड. ठीक है. समझ में आया आपको यहाँ तक? सो नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट सिंबल एक्स. तो किसी भी एलिमेंट को एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है विद द एटॉमिक मास नंबर इज ए as a superscript on left and atomic number Z as subscript on left. ठीक है. मतलब जो एटॉमिक नंबर है, कोई भी जैसे कि कोई भी एलिमेंट को x ये जो है वो सिंबल दिया, तो जो एटॉमिक मास नंबर है उसके लेफ्ट साइड के ऊपर रहता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो Z नीचे रहता है. मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर जैसे कि जैसे हमने देखा कि नाइट्रोजन का, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के ऊपर लिखा है 14 और नीचे लिखा है 7. ठीक है. सो नाइट्रोजन अगर x एलिमेंट है तो जो उसका एटॉमिक मास नंबर है वो क्या है? 14, और एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर क्या है? 7. अगर आपको किसी ने पूछा कि इसमें न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है, तो आप कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू 14 माइनस 7. मतलब क्या आंसर आया? 7. मतलब नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 7, और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं 7. इसलिए उसका एटॉमिक मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 7. ठीक है. द एटम और न्यूक्लियस हैविंग अ यूनिक कंपोजिशन एज स्पेसिफाइड बाय एक्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लाइड. इसको फिर हम लोग न्यूक्लाइड कहेंगे.
ठीक है, आपको समझ में आना है। फिर से मैं बताती हूँ व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज अ प्रोटॉन्स नंबर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। And what is atomic mass number? The total number of protons and neutrons, that is nucleons, present in the nucleus or present in an atom is called as the atomic mass number। और उसका सिंबल क्या है atomic mass number का? A, और atomic number का है Z, न्यूट्रॉन का है N और प्रोटॉन नंबर का है Z। ठीक है। सो नेक्स्ट इज आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स। सो सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ सिंगल नेचुरल न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड मतलब मैंने जैसे बताया, जो हम लोगों ने देखा था X और उसके ऊपर A, X मतलब कोई एलिमेंट है, A जो है वो एटॉमिक मास नंबर और Z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एलिमेंट है तो इसको न्यूक्लाइड कहा जाएगा, जिसमें क्यों इसको न्यूक्लाइड कहा जाएगा? क्योंकि इसमें एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों की इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए इसको न्यूक्लाइड कहा जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल नेचुरल न्यूक्लाइड्स होते हैं, जैसे ये फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन है तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर क्या है 19 और एटॉमिक नंबर है 9। ये किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं होता, ये सिंगल ही पाया जाता है, इसमें मतलब आइसोटोप्स नहीं होते हैं इसके, तो इसलिए ये जो है वो सिंगल न्यूक्लाइड है। ठीक है, सो मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नेचुरली एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, मतलब और न्यूक्लियड्स। कोई कुछ कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं मिक्सचर ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन अकेला है, लेकिन कुछ कुछ जो अदर्स है एलिमेंट्स, उसमें एक या दो टाइप्स के और भी एटम्स जो है उनका मिक्सचर होता है या फिर न्यूक्लियड्स होते हैं, उनको दिस इंडिविजुअल न्यूक्लियड्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। तो उनको क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। मतलब आइसोटोप्स क्या होता है? They are the mixture of 2 or more types of atoms or nuclides. These are called the isotopes. ठीक है, all the isotopes of an element have the same number of protons but different number of neutrons in their nuclei. तो isotopes में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है, तो कार्बन 14 और कार्बन 12, तो ये दो जो है वो कार्बन के आइसोटोप्स है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो कार्बन होता है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में आता है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब वो एटम जो कार्बन हम मतलब देखते हैं उसमें जो है उसके दो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 14, कार्बन 12। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, सो कार्बन 14 मतलब ये क्या है? इसका वो एटॉमिक मास नंबर 14 है और कार्बन 12 का एटॉमिक मास नंबर 12 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 6 है। और अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में कार्बन का एटॉमिक नंबर हमेशा 6 होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें जो है वो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन्स क्या है? दोनों में सेम है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? आइसोटोप्स। एज द प्रोटॉन नंबर, और हम लोग ये आगे और एक एग्जांपल है टेबल में आपकी बुक में दिया हुआ, तो उसमें देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एज द प्रोटॉन नंबर इज द एटॉमिक नंबर, all the isotopes of an element have the same position in the modern periodic table and exhibit similar chemical properties। तो प्रोटॉन नंबर मतलब जो एटॉमिक नंबर जो होता है आइसोटोप्स का वो सेम होता है, तो इसलिए उनको क्या है? पीरियोडिक टेबल में जो है वो सेम ही पोजीशन मिलता है और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होती है। ठीक है, ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट को एग्जिस्ट एंड हैव अ डिफाइनाइट नेचुरल अबंडेंसेस। ठीक है, जो आइसोटोप्स नेचुरली आइसोटोप्स होते हैं वो एलिमेंट्स में पहले ही को एग्जिस्ट होते हैं और हैव अ डिफाइनाइट नेचुरल अबंडेंस। सो ठीक है, so all the natural isotopes of an element coexist and have a definite natural abundance। तो आइसोटोप्स के एग्जांपल है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? 6, 6 और 6। एटॉमिक मास नंबर है 12, 13 और 14। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकाला? n इज इक्वल टू a माइनस जेड, दैट इज 6
n इज इक्वल टू a माइनस z, मतलब क्या हुआ 13 माइनस 6 इज 7, n इज इक्वल टू a माइनस z दैट इज 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. Percentage of abundance is 98.9%, 1.1%, 0.00017%. स्टेबिलिटी ये दोनों स्टेबल है C12 और C13, लेकिन C14 इज रेडियो एक्टिव. So next is isobars. The atoms of different elements having the same mass number but different atomic numbers are called isobars. तो isobars क्या होते हैं? वो different element होते हैं लेकिन उनका mass number same होता है लेकिन different atomic number होता है, उनको isobars कहते हैं. So isobars are different elements. They have different chemical properties and occupy different positions in modern periodic table. उनकी chemical properties क्या होती है? Different होती है और उनका position भी different होता है. For example, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे 6 और नाइट्रोजन का क्या है 7. मास नंबर क्या है 14 और 14. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या होते हैं एटॉमिक नंबर दैट इज 6 और इसका है 7. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या कैसे निकालेंगे? 14 माइनस 6 इज 8 और 14 माइनस 7 इज 7. सो व्हाट आर द आइसोबार्स? दे हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. Next is isotones. The atoms of different elements having same number of neutrons in the nuclei are called isotones. मतलब क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनके क्या है? न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है, तो उनको क्या कहेंगे? आइसोटोन्स कहेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बोरॉन और कार्बन. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोरॉन का क्या है 5 और कार्बन का क्या है 6 और मास नंबर क्या है बोरॉन का 11 और कार्बन का है 12. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू a माइनस z. सो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 एंड 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. तीन दोनों का क्या है? न्यूट्रॉन्स सेम है, इसलिए बोरॉन और कार्बन को आइसोटोन्स कहा जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स को क्वेश्चन आता है. व्हाट इज आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more number of atoms or nuclei, ठीक है, of an elements. तो these individual न्यूक्लियाइड को क्या, उन इंडिविजुअल न्यूक्लियाइड को आइसोटोप्स कहते हैं एलिमेंट के. उसमें क्या होता है? जो प्रोटॉन नंबर होता है वो सेम होता है. ठीक है, बस उनके न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज और पोजीशन सेम होता है. व्हाट आर द आइसोबार्स? तो आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स में क्या होता है? सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, उनको आइसोबार्स कहते हैं. उसके एग्जांपल हमने देखे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14. और आइसोटोन्स क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उनके जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम नंबर के होते हैं, उनको आइसोटोप्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोरॉन और कार्बन. ओके, थैंक यू.